हेलो स्टूडेंट्स, तो आ गए हम फिर से आपके लिए कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो लेकर। आज का हमारा वीडियो क्लास 10th हिंदी कोर्स ए के स्टूडेंट्स के लिए है। आप सभी के एग्ज़ाम बहुत निकट आ चुके हैं, तो ध्यान से इन सभी वीडियोस को देखते रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। तो चलिए आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो क्लास 10th हिंदी कोर्स ए के स्टूडेंट के लिए है, जिनको हम व्याकरण का टॉपिक अलंकार, इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम कराने जा रहे हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम इनके देखने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम में यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो पेपर आता है वो आपका जो है, जिसमें व्याकरण सेक्शन है, यानी कि इस पे 4 क्वेश्चन आते हैं। एक आपका रचना के आधार पे वाक्य के भेद, वाच्य, पद परिचय और अलंकार। तो इसमें टोटल मिलाकर आपसे करीबन 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 16 क्वेश्चन करने होते हैं। तो अलंकार के सेक्शन में आपके सामने 5 प्रश्न आएंगे, जिनमें से आपको सिर्फ 4 प्रश्न करने होंगे। तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। अब अलंकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे ही मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। लेकिन कंप्लीट तो करा दिया है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो पाई। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस, कि अलंकार के हम सभी रूपों को अच्छे से समझेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, ताकि हमारे लिए हर एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास में पहला प्रश्न आ रहा है, अलंकार से तात्पर्य है। अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकृत करना, भाव को प्रभावी अभिव्यक्ति देना, यानी कि जिस भाव से वो अलंकार कहा जा रहा है उसको अलंकार जो है बहुत ही ज़्यादा भाव मतलब ताकत देते हैं और उसको सही ढंग से प्रकट किया जा सकता है। काव्य को आकर्षक बनाना, तो अलंकार से यहाँ तात्पर्य इन तीनों से ही है, यानी कि अलंकार का मतलब अलंकृत करना यानी कि सजाना भी होता है। दूसरा होता है भाव, यानी कि जिन भावों को उन पंक्तियों के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है उसे संपूर्ण अभिव्यक्ति की मौका दिया जाता है। और उसका तात्पर्य होता है आपका काव्य को सजाना। तो तीनों में से कोई भी अगर एक पूछा जाए तो आप उसी हिसाब से आंसर लगा सकते हैं। तो हम यहाँ लगाएंगे चारों, यानी कि तीनों में। तो हमारा 4th ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं, अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? आप देखिए, वैसे तो अगर हमने आपको जो पढ़ाया है उसके हिसाब से देखा जाए तो अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो ये तो बेसिक जो हम ऑल ओवर अलंकार पढ़ते हैं, हम क्लास वाइज ना डिवाइड करें तो वो रहता है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो आप क्या लिखोगे? तब आप अलंकार के सिर्फ 2 ही भेदों को बताएंगे, कि अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन चूंकि अगर हम डिटेल में अलंकार को पढ़ते हैं तो उसके बहुत सारे भेद होते हैं। हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो यहाँ पर हम सिर्फ अलंकार के 2 भेदों का ही मेंशन कर रहे हैं, शब्दालंकार और अर्था अलंकार। मैंने जब पढ़ाया था तब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। लेकिन उभयालंकार आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ 2 भेदों को बताएंगे। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा शब्दालंकार का एक प्रकार है? अब नीचे हमारे सामने दिया है शब्दालंकार के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार या ये सभी। तो शब्दालंकार क्या था और अर्थालंकार क्या था? शब्दालंकार का एक प्रकार, निम्न में से कौन शब्दालंकार का एक प्रकार है? तो इसमें अगर हम ये देखें तो अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार 2 आते हैं। ठीक है, ये 2 शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। अब बात ये उठती है कि यहाँ तो हमने यही 2 पढ़े हैं, तो अब हम उसमें क्या लगाएंगे? तो अब यहाँ पर हम यहाँ कर देते हैं और यमक अलंकार। तो ये तीनों ही हमारे शब्दालंकार के, शब्दालंकार के 3 भेद थे ना, याद आया आपका? पहला कौन सा था? पहला था अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष। ये तीनों ही भेद आपके किसके थे? शब्दालंकार के। तो यहाँ हम लगाएंगे ये सभी। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन अर्थालंकार का एक प्रकार है? अब यहाँ आपको नीचे ऑप्शन दिए अर्थालंकार। अर्थालंकार में हमने कौन कौन से अलंकार पढ़े हैं? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और उसके बाद मानवीयकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। ये 5 अलंकार आपके सिलेबस में है अर्थालंकार के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ये सभी, क्योंकि यहाँ पर जो दिए हैं सभी। अच्छा, एक चीज़ हम आपको बताते हैं, क्लास 10th में सिर्फ 4 अलंकार ही आपके सिलेबस में हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 4 अलंकार ही आएंगे।
आपने क्लास 9th में बाकी के भी जो अलंकार पढ़े हैं वो भी आएंगे, यानी कि 5 आपके यहाँ पर अर्थालंकार के और 3 शब्दालंकार के। तो टोटल 8 अलंकार के भेद हैं जो आपसे इस क्लास 10 पे पूछे जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि हमारे पास तो 4 है, हम सिर्फ 4 पढ़ाएंगे, नहीं, उसके पहले के आपको 9th में पढ़ाए जा चुके हैं, इसलिए वो भी पूछे जाएंगे। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले वहां कौन सा अलंकार होता है? सिर्फ एक शब्द होगा और बहुत सारे उसके अर्थ होंगे। क्या होता है? एक अर्थ, एक शब्द के साथ 3 या 4, 2, 3, 4 कई सारे अर्थ चिपके होते हैं, तो वहां पर होता है आपका श्लेष अलंकार। उदाहरण याद है आपको? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो पूरे पंक्ति में सिर्फ एक ये पंक्ति, पानी गए ना उबरे मोती मानस चूर, सिर्फ इसी में अलंकार है आपका श्लेष अलंकार, क्योंकि यहाँ पानी 3 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो वहां कौन सा अलंकार होता है? अब उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान क्या होता है? जिससे की जा रही है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर बोलेंगे हरिपद कोमल कमल से, ठीक है ना, हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ पर हरि के पैरों की तुलना किससे करी जा रही है? कोमल क्या कहते हैं, कमल के पत्ते से। तो किसकी तुलना हम कर रहे हैं? हरि के पद की, हरि के पैरों की। तो यहाँ पर हरि के पद क्या है? उपमेय है। किससे की जा रही है? कमल से। तो कमल क्या है? उपमान है ना, समझ गए ना? तो अब यहाँ इन्होंने हमसे पूछा, जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अब इन्होंने यहाँ संभावना व्यक्त करने की बात करी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जनहु मनहु वाले जो शब्द आते हैं, मानो, संभावना व्यक्त करी जाती है, तो वहां पर होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न संख्या 7 होती है, किसी की प्रशंसा में लोक सीमा का उल्लंघन किस अलंकार में होता है? लोक सीमा का तात्पर्य क्या है? मतलब हम किसी की बड़ाई कर रहे हैं और जो चीजें पॉसिबल नहीं हैं, जो एक्चुअली में हो ही नहीं सकती, हम उसके बियॉन्ड चले जाते हैं, तो वो कहाँ पर होता है आपका? अतिशयोक्ति अलंकार में। तो सही क्या है? किसी की प्रशंसा में लोक सीमा का उल्लंघन अतिशयोक्ति अलंकार में होता है। प्रश्न संख्या 8 है, जड़ वस्तुओं अथवा प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किस अलंकार में किया जाता है? अब जड़ वस्तुएं क्या होती हैं? जो निर्जीव होती हैं, उन्हें हम जड़ कहते हैं, और जिनके अंदर चेतना अर्थात जान होती है, जो श्वास लेते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? चेतन। तो यहाँ किया जड़ वस्तुओं अर्थात निर्जीव अथवा प्राकृति, प्रकृति हमारी निर्जीव, पर मानवीय चेष्टाओं यानी कि मानव जो चीजें रिएक्ट करती हैं उसकी संभावना व्यक्त की जाती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? मानवीयकरण अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? मानवीयकरण अलंकार, क्योंकि यहाँ हमेशा हम निर्जीव वस्तुओं के लक्षण किसमें बताते हैं? मानवीय लक्षणों के साथ कंपेयर कर देते हैं। पानी टपके कच्चे सकोरे वर्थ प्रयास हो रहे मेरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, पानी टपके कच्चे सकोरे वर्थ प्रयास हो रहे मेरे, तो यहाँ कच्चे सकोरे, ठीक है, कच्चे सकोरे से यहाँ तात्पर्य तो एक लिटरली जो चीज लिखी गई है वही अर्थ है, अर्थात यहाँ पर जो कच्चा दिया होता है उससे तात्पर्य है। और इसी के साथ दूसरा अर्थ जो चिपका हुआ है वो है कवयित्री के जीवन का, ठीक है, यहाँ पर जीवन का बताया जा रहा है कि उनका जीवन जो है वो कच्चे सकोरे के समान हो गया है। जिस तरीके से कच्चे सकोरे से, कच्चे दिए से जो है पानी रिस रिस के बह जाता है, उसी तरीके से जो लेखिका का जीवन है उसमें से उसकी श्वासें भी धीरे धीरे रस के जा रही हैं, और वो ईश्वर को पाने के जितने प्रयास कर रही हैं वो सभी व्यर्थ जा रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ आपका? जो है एक के साथ दो अर्थ चिपके हैं, इसलिए यहाँ पर होगा श्लेष अलंकार। नेक्स्ट है, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, किस अलंकार का उदाहरण है? अब देखिए यहाँ पर राणा अर्थात महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप जो है वो अपने चेतक से जा रहे थे।
रास्ते में बहुत बड़ी नदी पड़ी। अब वो सोचे कि चेतक कैसे पार होगा। ये चीज वो सोच ही रहे थे, तब तक चेतक नदी के उस पार पहुंच चुका था। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि राणा की सोच से कहीं ज्यादा तेज चेतक चल रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। सोच से तेज घोड़ा थोड़ी ना चल सकता है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर चेतक की प्रशंसा करते करते लोक सीमाओं का उल्लंघन कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। नेक्स्ट है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानव नील मणि शैल पर आपत पर्यो प्रताप। उपरोक्त काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब अलंकार ढूंढने के लिए पहले हमें अर्थ में जाना पड़ेगा ना। तो क्या बोल रहे हैं? सोहत ओढ़े पीठ पटिव श्याम सलोने गात। तो अब यहाँ पर क्या करें, अर्थात श्याम जी अर्थात जो श्री कृष्ण जी हैं, उन्होंने सावले शरीर पर पीतांबर वस्त्रों को धारण किया हुआ है ना। सलोने गात का मतलब क्या है? श्यावले शरीर पर उन्होंने क्या किया है? दो पीतांबर वस्त्रों को धारण किया है। मानो ऐसा लग रहा है, यहाँ पर मनो लिखा है ना, मानो ऐसा लग रहा है नीलमणि शैल पर। नीलमणि शैल जो है वो थोड़ा डार्क कलर का पर्वत होता है, जैसे लग रहा है नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य की किरणों का प्रताप पड़ रहा हो। तो यहाँ पर क्या करी गई है? एक की प्रशंसा के लिए दूसरों की संभावना को बताया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। इतना नहीं जाना है तो पंक्ति में आप देख लीजिए, यहाँ पर मानो शब्द दिया गया है, इसको देखकर आप तुरंत ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर संभावना व्यक्ति या सपोज करने की बात को कहा गया है। नेक्स्ट आते हैं, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरत नटारा। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरट नटारा। यानी कि जो क्या कहते हैं, बहुत सारे जो राजा हैं उन सभी ने मिलकर शिव जी के धनुष को उठाने की कोशिश करी। करीबन कितने? 10,000 है ना, 10 एक ही 12 यानी कि 10,000 करीबन राजा थे। भूप सहस 10 यानी कि 10,000 जो राजा थे उन्होंने मिलकर शिव धनुष को उठाने की कोशिश करी। लगे उठावत टरत नटारा यानी कि उठाने की इतनी कोशिश करी मगर वो जरा सा हिल भी ना सका। तो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये कौन सी शिव धनुष की बात है जिसे राम जी ने सीता स्वयंवर में जो है तोड़ दिया था प्रत्यंजय चढ़ाने के उसमें। तो यहाँ पर उसी शिव धनुष की बात हो रही है। तो यहाँ पर 10,000 राजा मिलकर एक धनुष को कैसे उठा सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। आप बताइए ये चीज कहें। तो यहाँ पर जो है वो धनुष की प्रशंसा करते करते बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात को कहा गया है, इसलिए यहाँ पर होगा अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट आते हैं, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अलंकार क्या है? अब देखिए, फूल क्या है? प्रकृति है, जड़ है, इसमें जान नहीं होती। कलियां भी क्या है? जड़ है, इनमें जान नहीं होती और ये प्रकृति से संबंधित है। अब इनको क्या, इनकी जो लक्षण बताए जा रहे हैं क्या? हंसना और मुस्कुराना। हंसना मुस्कुराना किसके द्वारा संपन्न होता है? मनुष्यों के द्वारा संपन्न होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा आपका? मानवीयकरण अलंकार, क्योंकि यहाँ पर जड़ में चेतन की संभावना को व्यक्त किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 14 है, नव जीवन दो घन श्याम हमें में कौन सा अलंकार है? नव जीवन दो घन श्याम। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जो है, पहले इस पंक्ति का मतलब समझिए कि हमको नया जीवन दो घन श्याम। ठीक है, हमें नया जीवन दो घनश्याम। तो यहाँ घनश्याम के साथ दो अर्थ चिपके हैं। पहला अर्थ तो यहाँ पर है खुद श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण प्रभु हैं, तो उनसे हम नए जीवन की गुहार कर रहे हैं कि आप हमें नया जीवन दे दीजिए। दूसरा जो घनश्याम है वो क्या है? वर्षा ऋतु में आने वाले काले बादल। जब हम ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज्यादा गर्मी से परेशान हो चुके होते हैं, तब हम काले बादलों के छाने के इंतजार में रहते हैं और कितनी मनोकामनाएं करते हैं कि बस किसी तरीके से काले बादल बरस जाएं। यही करते हैं ना। तब उनसे हम बोलते हैं किसी तरीके से आप काले बादल छाएं और हमें नया जीवन प्राप्त हो, इस गर्मी से मुक्ति मिले। तो यहाँ पर घनश्याम के साथ कितने? दो अर्थ चिपके हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा आपका? श्लेष अलंकार। ठीक।
नेक्स्ट आते हैं, कैकहि कारण रोवेहि बाला, जनहु टूटे मोतहि की माला में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ तो पहले हम पंक्ति जब पढ़ रहे हैं, कैकहि कारण रोवेहि माला, यानी कि कई मतलब कितने कितने कारणों से जो है वो बाला अर्थात लड़कियां रो रही हैं। जनहु, जनहु मतलब जानो, टूटे मोती की माला, जैसे लग रहा है मोती की माला टूट गई है, यानी कि उनको इतने आंसू निकल रहे हैं और उनके आंसू जो है वो मोती के समान प्रतीत हो रहे हैं। तो यहाँ पर कई कारण रोवे बाला, यानी कि उनके आंसू जो हैं वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं? मोतियों की माला के समान प्रतीत हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं जनु शब्द है और यहाँ पर संभावना व्यक्त करी जा रही है। मान लो ऐसा लग रहा है जैसे मोती की माला टूट गई हो, तो इसलिए यहाँ पर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर एक अलंकार और भी है, यहाँ कई के कारण, कई कारण में देखिए अनुप्रास अलंकार है, का और का वर्ण की आवृत्ति के कारण। और सिर्फ अगर हम कई शब्द लेंगे तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो आपने देखा ना, यहाँ एक साथ पंक्ति में कई अलंकार हैं। अब अगर आपसे हम ये बोलें कि अगर मान लीजिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार ऑप्शन भी दिया होता, अनुप्रास अलंकार भी दिया होता, उत्प्रेक्षा भी दिया होता और यमक दिया होता, तब आप किस पर मार्क करते? तो यहाँ पर हमें पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास ये प्राइमरी अलंकार होते हैं। ये अगर किसी और अलंकार के साथ इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो उस कंडीशन में हम अनुप्रास को कभी भी मार्क नहीं करते हैं। हम सिर्फ मार्क किसको करते हैं? जो दूसरा बड़ा हमारा अलंकार होता है। तो पुनरुक्ति प्रकाश और दूसरा आपका अनुप्रास अलंकार किसी भी अलंकार के साथ आते हैं तो आप उसको अलग कर दीजिए और जिस अलंकार के साथ हैं उसी अलंकार को हम टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट आते, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अब मेघ कौन है? मेघ अर्थात बादल। बादल क्या है? वो वर्षा ऋतु में बहुत ही बनकर, ठनकर और संवर कर आते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? अब मेघ, बादल, बादल प्राकृतिक चीज है, जड़ है, वो निर्जीव होते हैं और बनने ठनने का काम मानवों द्वारा संपन्न किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? जड़ में चेतन की लक्षणों को दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ पर होगा मानवीयकरण अलंकार। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन है, पट पीत मानहु तड़ित रुचि, सुचि नौ में ही जनक सुतांवर। उपरोक्त में कौन सा अलंकार है? तो पहले तो अब इस अलंकार को समझे, उससे पहले हमें जो है, आप देखो अगर यहाँ पर देखोगे ना, मानहु शब्द से तो हम सीधे निकाल लेते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, लेकिन पंक्ति का अर्थ भी तो आप समझिए। तो क्या कह रहे हैं? पतपीठ, पतपीठ यानी कि पीताम्बर है। क्या है? पीताम्बर। पीताम्बर मेघ रूपी शरीर मानो बिजली के समान चमक रहा है। ठीक है, ऐसे पवन रूप जानकी पति श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। यानी कि पीताम्बर ओढ़े हुए श्री राम का शरीर जो है वो बिजली के समान चमक रहा है, इतना ऐसा चमक रहा है मानो बिजली चमक रही है। तो सुचि नौ में ही जनक सुतावर, मैं ऐसे जो है पवन रूप जानकी पति को मैं नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पर पतपीठ मनहु तड़ित रुचि में अलंकार है। यहाँ पर श्री राम ने जो पीला वस्त्र धारण किया है उसमें उनकी आभा इतनी अच्छी लग रही है कि जैसा लग रहा है कि बिजली चमक रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ? उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट आते हैं, संदेश ने मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? अब देखिए पहले मतलब समझिए। संदेशनी, संदेशन मतलब संदेशों से, मधुबन अर्थात मथुरा के कूप यानी कि कुएं भर गए। यानी कि जब श्री कृष्ण जो है वो गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे, गोपियों ने बहुत सारे संदेश भेजे, इतने संदेश भेजे कि मथुरा के जितने भी कुएं थे वो सभी भर गए। क्या ये पॉसिबल है? आप बताओ। इतना तो पॉसिबल नहीं है कि संदेशों से कुएं भर जाएं, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। नेक्स्ट आते हैं, बिन घन श्याम धाम ब्रज मंडल में ऊधव नित बसती बहार बरसा की है। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? अब देखिए क्या है, बिन घन श्याम, धाम क्या दिया है? धाम, धाम ब्रज मंडल में, धाम धाम ब्रज मंडल में, यानी कि इस पूरे ब्रज में बिन घन श्याम का एक एक घर ऊधव नित बरसती बहार बरसा की,
यानी कि उद्धव जो हैं वो नित बरस रहे हैं बहार बरसा की। तो यहाँ पर जो है बिना घन श्याम के, बिना घन, अब घन नहीं है, घन यहाँ पर फिर से घनश्याम में ही आपको दो अर्थ दिए गए हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण नहीं है तो सारा ब्रज जो है वो सूखा पड़ा हुआ है वर्षा ऋतु में भी, और यहाँ पर जो है वर्षा नहीं हो रही वर्षा ऋतु में, इस कारण जो है सब सूखा पड़ा है। तो यहाँ पर एक ही शब्द के साथ दो अर्थ जुड़े, तो यहाँ पर क्या हुआ आपका श्लेष अलंकार। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब इसमें कौन सा अलंकार है, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। पंक्ति है यहाँ पर पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर पानी शब्द तीन अर्थों में लिया गया है। मोती के लिए ये पानी है, मनुष्य के लिए विनम्रता है, और चून के लिए उसका अस्तित्व है। तो यहाँ पर एक ही शब्द से कितने अर्थ चिपके, तीन अर्थ चिपके, तो इसलिए यहाँ पर हुआ श्लेष अलंकार। नेक्स्ट है बाधा था बिंदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। अब यहाँ पर क्या बोला था, बांधा था बिंदु को किसने इन काली जंजीरों से। अब बिंदु यहाँ पर क्या है, जो बादल हैं उनको क्या है काली जंजीरों ने बांध लिया, अर्थात काले बादल छा गए। तो इससे क्या लग रहा है, जैसे लग रहा है मणि वाला जो फणी यानी कि सांप है उसके मुख को किसी ने हीरो, जो उसका मुख जो है वो हीरो से भरा हुआ है। इस तरीके से काला जो सांप है उसका मुख जो है वो हीरो से भरा हुआ सा प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर क्या चीज बताई गई है कि यहाँ पर जो है एक ऐसी बात बताई गई है जो पॉसिबल नहीं है। बादल, जो बादल छाए हुए हैं उनको बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया गया है। भाई कोई ऐसा सांप होगा जिसका मुख हीरो से भरा होगा, पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट है अलंकार का नाम बताइए। अब हमारे पास जो है कुछ पंक्ति आई है उसे पढ़ना है और अलंकार का नाम बताना है। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। तो अब यहाँ पर अलंकार का है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि हनुमान की पूछ में आग भी नहीं लग पाई और सारी लंका जल गई और जितने राक्षस थे वो भाग गए। भाई हनुमान जी की पूछ में आग नहीं लगेगी तो पूरी लंका कैसे जलेगी। तो यहाँ पर हनुमान जी की कई प्रशंसा अतिशयोक्ति पूर्ण कर दी गई। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट आते हैं अलंकार का, फिर से हमें नाम बताना है। ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा, कलित कानन केल निकुंजन। अब यहाँ पर तो सामने ही लिखा है अलंकार, यहाँ दिया कलित का, कानन का, केली का। तो इस कारण यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर होगा अनुप्रास अलंकार। अब रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारह उजियारी करे बड़े अंधेरो होए। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रहीम जी कहते हैं जो गति दीप की, यानी कि जो दीपक होता है उसकी गति के अनुसार जो है अगर वो दीप अपनी गति को बढ़ा दे तो क्या होगा, पूरा घर जलकर राख हो जाएगा। अगर उसकी लौ तेज हो जाए तो क्या होगा, पूरा घर जलकर राख हो जाएगा। और अगर वो अपनी गति को कम कर ले तो अंधेरा हो जाता है। तो उसी तरीके से कुल के पुत्र की भी होती है। घर का जो पुत्र होता है वो अगर बहुत ही ज्यादा उद्दंड निकल जाए तो घर की जितनी भी मान मर्यादा होती है वो जलकर खाक हो जाती है। और अगर वो कुछ भी ना करे, यानी कि अगर वो घर में निठल्ला पड़ा रहे, कुछ रहे, तो ऐसे घर में अंधियारा छा जाता है। तो यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, दीपक से दो चीजों की बात उजागर हुई है। जहां दीप से दीपक का तात्पर्य है वहीं यहाँ पर पुत्र से भी तात्पर्य है। तो इसलिए यहाँ पर हुआ आपका श्लेष अलंकार। नेक्स्ट है हरिपद कोमल कमल से। इस पद में कौन सा अलंकार है, ये तो हम देखकर ही बता सकते हैं कि हरि के पद जो है वो कोमल है, किसके समान, कमल के पत्ते के समान। तो इसलिए यहाँ पर, और यहाँ पर से भी लगा है तो सीधे सीधे यहाँ पर हो गया उपमा अलंकार। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। पंक्ति देखिए, फूल कांस सकल मही छाई, जनहु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो अब यहाँ पर पहले आप समझिए, देखिए यहाँ पर अगर आप जनु शब्द देखेंगे तो इससे हम तुरंत अर्थ निकाल लेंगे कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, लेकिन अर्थ भी तो समझना चाहिए। फूले कांस सकल मही छाई, यानी कि कांस के फूल जो हैं वो चारों तरफ छा गए हैं। कहाँ पर, धरती में। मही मतलब धरती में, धरती में चारों तरफ जो है वो कांस के फूल छाए हुए हैं।
जानो समझ मान लो ऐसा लग रहा है कि वर्षा ऋतु जो है अब वो बुढ़ा गई है। अब वर्षा ऋतु बुढ़ा गई का तात्पर्य क्या है कि वर्षा ऋतु अब जाने पर आ गई है। अब यहाँ पर जनु की वजह से उत्प्रेक्षा अलंकार है, लेकिन वर्षा ऋतु के बुढ़ाने की वजह से यहाँ पर मानवीय करण अलंकार भी है। तो अब यहाँ पर दो अलंकार है, लेकिन मानवीय करण हमारे ऑप्शन में नहीं है। और सपोज अगर होता, मान लो उपमा अलंकार की जगह मानवीयकरण अलंकार दिया जाता, तो हम किस पर टिक मार्क करते? हम उत्प्रेक्षा अलंकार पे ही करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनहु वर्षा पहले है, ऋतु प्रकट बुढ़ाई यानी कि वर्षा ऋतु का बुढ़ाना। क्योंकि वर्षा ऋतु क्या है, ये एक जड़ है, प्रकृति का है, और बुढ़ाना मनुष्यों में और जो जीव वाले होते हैं उन्हीं में पॉसिबल होता है। तो ये ऋतु प्रकट बुढ़ाई अगर इसके नीचे अंडरलाइन कर दें हम, तो ये जो हो जाता है पूरा वाक्य आपका मानवीयकरण। लेकिन जनु शब्द पहले आने के कारण हम इसको उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब देखिए यहाँ पर मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। तो अब यहाँ पर क्या है, राम जी जो हैं वो जिद पे आ गए हैं कि उन्हें चांद जो है वो खिलौने के रूप में चाहिए। तो यहाँ चंद्र और खिलौना इन दोनों के बीच में अलंकार है। चांद को ही खिलौना बता दिया गया है और इन दोनों के बीच की भिन्नता को मिटा दिया गया है, एक कर दिया गया। चंद्र को खिलौना ही, चंद्रमा को खिलौने के समान ना बताकर उसे चंद्रमा को ही खिलौना बता दिया है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक। क्योंकि रूपक अलंकार में हम समानता बताते बताते उन दोनों विशेषण और विशेषण को एकदम यानी उपमेय और उपमान को हम एकदम पास में ले आते हैं, उनके बीच की सारी भिन्नताओं को खत्म कर देते हैं। तो वहां पर आपका क्या हो जाता है, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प शब्दालंकार का भेद नहीं है? अब आपको बताना है शब्दालंकार। शब्दालंकार कौन से हैं आपके? पहले वाले आपका है अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा है श्लेष। ये नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है शब्दालंकार का भेद नहीं है, यमक, श्लेष, रूपक या अनुप्रास। तो रूपक जो है वो किसका? अर्थालंकार का भेद है, शब्दालंकार का भेद नहीं है। निम्न में से कौन सी पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है? अब हमारे सामने 4 पंक्तियां दी गई, 4 पंक्तियों को पढ़ना है और बताना है कौन सा आपका अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। पहला है देख ही फूल सी बच्ची। अब यहाँ फूल सी के चक्कर में यहाँ पे कौन सा अलंकार है आपका? उपमा अलंकार है। तो ये ऑप्शन हम कट कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नव जीवन दो घनश्याम हमें। अब यहाँ घनश्याम के साथ 2 अर्थ जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है, इसको भी हटा दीजिए। चरण कमल बंदो हरिराई। अब यहाँ पर क्या है, चरण कमल, इन दोनों में रूपक अलंकार है, इसलिए यहाँ को इसको भी हटा देते हैं। तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो यहाँ तरिन का त, तनुजा का ता, तट का ता, तमाल का ता और तरुवर का ता। यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट आते हैं, खिली हुई हवा आई फिरकी से आई चली गई। पंक्ति में अलंकार कौन सा है? अब इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए क्या है, खिली हुई हवा आई फिरकी से आई चली गई। अब देखिए क्या है, हवा आई और फिरकी के समान घूमी और चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर हवा जो है उसकी तुलना किससे? फिरकी से की जा रही है और यहाँ पर सी शब्द लगा है, तो सीधे यहाँ पर कौन सा हो गया? उपमा अलंकार। तो यहाँ पर हमने खत्म किए अपने अलंकार संबंधी प्रश्न। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने हर तरीके के प्रश्नों को लेने की कोशिश करी है, जहाँ अलंकार की परिभाषाओं और भेदों संबंधी आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न आए, वही हमने पंक्तियों पर आधारित प्रश्न भी पूछे हैं और अलंकार पर आपसे पूछा गया, पंक्तियां देके हमने अलंकार के शब्द पूछे। तो इसी तरीके से आपके पास अलंकार के प्रश्न आएंगे। जितना हो सके उतना फटाफट रिवीजन करिए और रेडी करिए सब कुछ। अभी हमारे पास व्याकरण के और प्रश्न हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।